रात के 12 बज गए थे। घर के आधे लोग नींद में जा चुके थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से सब लोग थक चुके थे। आज छोटी बेटी कल्पना की सगाई थी। मेहमान भी यहीं सबके लोकल ही थे। इस कारण वह सब घर जा चुके थे। घर की बहू और छोटी बेटी कल्पना रसोई में काम निपटाकर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाते जाते वहीं रुक गईं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार दस्तक तेज थी। इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में भी कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए अंतिमा जाकर अपने पति अमित को जगाने लगी। अमित ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है बाहर? बाहर से बस इतनी सी आवाज आई, मैं। शायद जो कोई दरवाजे पर था वह रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर अमित ने अपनी छोटी बहन कल्पना को इशारा किया कि जाओ पापा को जगा लाओ। कल्पना अंदर गई और अपने पिताजी को जगाकर ले आई। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत साल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी थी। अमित और घनश्याम जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में कमला जी भी वहां पर आ गईं और घनश्याम जी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही कि कौन है और यूं हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशगुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिर घनश्याम जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से साल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वह हैरान रह गए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा और मुंह में सिर्फ इतना ही निकला, अरे अर्चना। उनके मुंह से अर्चना नाम सुनते ही कमला जी और अमित दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बड़ी बेटी की ऐसी हालत में देखकर कमला जी की रुलाई छूट गई। हाय, मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर, और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? तब तक अमित ने इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले अर्चना को अंदर लेकर के तो जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर अमित और कमला जी अर्चना को सहारा देकर घर में ले आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक अर्चना थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई थी। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वह लोग मुझे मार डालेंगे। माँ, वह मेरा पति नहीं, शैतान है। वह मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटकर वह जोर जोर से रो रही थी। घनश्याम जी कुछ कहने को हुए तो कमला जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक कमला जी उसे चुप कराती रही। जब अर्चना चुप हो गई तब कमला जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो सब खुशी खुशी गए थे, फिर अब क्या हो गया? कमला जी के इस सवाल से अर्चना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज कल्पना की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थीं। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दे दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझे तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, तुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त अमित कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए हैं, तो वह अभी अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके दामाद ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से जुबान लड़ा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मार मार कर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे यही समझाकर वापस भेज दिया है, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, कमला जी ने कहा। तभी अचानक से घनश्याम जी की आवाज़ गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आ गई। अब क्या बैठ करके मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा? अपने पापा की आवाज़ सुनकर अर्चना और घबरा गई।
इधर कमला जी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर घनश्याम जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब यह ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी वजह से या अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधन जी और दामाद जी को, यह कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी। कहकर घनश्याम जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही घनश्याम जी अर्चना के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भाग आने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनसे समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन पहले इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल इसके ठिकाने आ जाए। इसकी कल को उठकर कहीं और भाग गई तो हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे आप लोग। उनकी बात सुनकर घनश्याम जी एक नज़र गुस्से में अर्चना की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहे, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ, पर मैं समधी जी, इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए है तो आपके पास देने के लिए कानों में सोने की बूंदी आ गई और हमें तो आपने सस्ते में ही निपटा दिया था। दो बेटियां हैं, दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी समझ रहे हैं ना समधी जी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। घनश्याम जी पहले तो कुछ मिनट के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने कहा, हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। कल्पना की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से दूंगा, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए अरुण भी बोला, पापा, आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या। सुना है इस बार आप नए जमाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। अरुण की बात सुनकर कमला जी और अमित के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं घनश्याम जी बाइक के लिए भी हाँ न कर दें। एक तो शादी का खर्चा है, ऊपर से यह सब। पर तभी घनश्याम जी बोले, दामाद जी, उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाएं। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी को। शादी को कुछ ही दिन बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर अरुण ने कहा, फिर अपनी बेटी को आप अपने पास ही रखिए, कल्पना की शादी के बाद ही सोचेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी कल्पना की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। घनश्याम जी ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना अपनी नम आंखों से यह सब देख रही थी। वह अपने पिता को के स्वाभिमान को तार तार होते हुए देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने में लगे हुए थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक कल्पना की शादी नहीं हो जाती आप अर्चना को यहीं रख लीजिए। कल्पना की शादी के बाद देखेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोक लाज की, तो कह दीजिएगा कि कल्पना की शादी की तैयारी करने के लिए यहाँ आई हुई है। आपकी भी बात रह जाएगी और हमारी भी। बस अब हम लोग चलते हैं। कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में घनश्याम जी इतना ही कह पाए थे कि समधन जी, आप लोग शादी में जरूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ कि इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए अर्चना के ससुराल वाले रवाना हो गए। घनश्याम जी ने खा जाने वाली नज़रों से अर्चना की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने, अपने ससुराल से रातों रात भागकर आ गई, हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर भी जोड़ने पड़ रहे हैं, पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे यह भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ गए हैं। कमला जी ने कहा तो घनश्याम जी उनके ऊपर भी चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। खैर अब आस पड़ोस में सबको यही कह दिया गया कि अर्चना अपनी बहन कल्पना की शादी की तैयारियों के लिए आई हुई है और सब इन बातों को छोड़कर कल्पना की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब घनश्याम जी ने अर्चना को ताना न मारा हो। 20 दिन बाद कल्पना की शादी का दिन भी आ गया। उसके कुछ दिन पहले ही घनश्याम जी उसके ससुराल जाकर
हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सबके बीच धीरे धीरे अर्चना में बदलाव आने लगे थे। अब वो अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन अरुण और उसकी मम्मी कल्पना की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। कमला जी और घनश्याम जी जबरदस्ती अर्चना को लेकर उनका स्वागत कराने के लिए दरवाजे पर आए और अरुण ने उन्हें देखकर तंज कसा। यहाँ मायके में रहकर अकल ठिकाने आ गई या अभी भी बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी, पर घनश्याम जी और कमला जी हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। अर्चना अपमान का घूंट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ ही साथ बार बार अर्चना को नीचा दिखाने में बाज नहीं आ रहे थे। अर्चना की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए थे, पर कमला जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे कर कर शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का वक्त आया। दुल्हन के विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह, अब जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी अपने बेटे अरुण के साथ घनश्याम जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। घनश्याम जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से कमला की तरफ देखा तो उनकी नज़रों को ताड़ते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब की ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण निकालेगी, तभी उसे हम घर ले जाएंगे। हमें भी बार बार अपने घर का तमाशा कराने का कोई शौक नहीं है। समधन जी ने कहा कि सभी रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर अर्चना की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी किस बारे में बात कर रही हैं? घनश्याम जी नजरें झुकाए हुए बैठे थे तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही हैं? आप अपने भगोड़ी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया, समधन जी ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ अर्चना के ससुराल में? एक बार तो बताइए सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है, पहले हमें हमारी विदाई बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप, उसके बाद अपनी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर घनश्याम जी ने अर्चना को बुलाया। जब वह बाहर निकलकर आई तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। न मांग में सिंदूर था, न ही गले में मंगलसूत्र था, न हाथों में चूड़ी थी और न पैरों में बिछिया थी। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए, वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर घनश्याम जी गुस्से से आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उसकी समधन जोर से चिल्लाते हुए बोली, देख लो अपनी बेटी को, लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकतें तो देखो, देखो सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ ना उठाए तो क्या करे? तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने हमें अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया? यही सब दिखाने के लिए रोक रखा था। अर्चना, क्या हरकत है यह कैसे उठकर चली आई तू? कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? घनश्याम जी के चिल्लाने पर कमला जी अर्चना के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, बेटा चल पहले ढंग से तैयार होकर आ, सुहागन है तू, सुहागन की तरह रह। यह कैसे बाहर आ गई? सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ, अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। कमला जी का हाथ छुड़ाते हुए अर्चना बोली, हाय राम, यह क्या कह रही है वह बेशर्म? मेरे बेटे के जीते जी यह औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। यह देखकर अर्चना चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना हो तो ही अच्छा है, और वैसे भी मैं आज यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। अर्चना ने वह पेपर अरुण के हाथ में थमाते हुए कहा, यह रहे हमारे तलाक के पेपर। तुझ जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए, जो बीवी को बीवी नहीं समझता। अर्चना, क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शायद पागल तो मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर बार यह लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते। क्या करूँ मैं? आपकी इज्जत की परवाह। थप्पड़ मुझे पड़ता है, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों को क्या? आप लोग अपनी इज्जत लेके बैठे रहते हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं
तो मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह कर। अर्चना ने कहा तो कमला जी नजरें झुकाकर खड़ी हो गईं। घनश्याम जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और मैं हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर घनश्याम जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफे पर बैठे रह गए। समाज वहाँ तुम्हें इज्जत से रहने नहीं देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिताने की बात कह रही हो। अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, अरुण ने कुटिलता से कहा। तो अर्चना उसकी तरफ देखते हुए बोली, माना कि स्कूल की नौकरी छोटी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से तो जी पाऊंगी। और आटे दाल के भाव की बात तो तुम तो मत ही करो तो अच्छा है। जो छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह उठाकर चले आते हैं, कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। यूं फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में धकेली नहीं जाऊंगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूंगी। एक फूटी कौड़ी ना दूं तुझे मैं। समझती क्या है अपने आप को? अपने मायके बुलाकर इतनी इज्जत उतारी है हमारी। अर्चना की सास भी अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवा लूंगी, पर अब तो मैं अपने पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। अर्चना की बात सुनकर उसकी सास और अरुण चिढ़ते हुए वहां से निकल गए। वहीं अर्चना भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद अर्चना का तलाक हो गया और उसने अपने भरण पोषण के पैसे भी अरुण से एक मुश्त राशि भी ले ली। आज अर्चना हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है। दोस्तों, अगर किसी की बेटी ऐसे हालातों का सामना कर रही है तो आप उसका साथ दें, उसे हिम्मत दें, ना कि अर्चना के पिता की तरह वापस उसे उसी जहन्नुम में लौटने के लिए बार बार मजबूर करें। क्योंकि बेटी की शादी सिर्फ उसे विदा कर देना ही नहीं है, माँ बाप का फर्ज है कि अगर बेटी किसी मुसीबत में है तो उसका हर मुसीबत में साथ दें। अपना फर्ज बनता है ताकि वह इस तरह की छोटी और घटिया सोच के लोगों से बच सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो